हे हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसीए ज्ञान। एंड हमने आपके लिए समझते हुए कि टाइम कम बचा है, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, हमने ये स्टार्ट किया है कि जो भी सी के क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चन जिस टाइप के आपके एग्ज़ाम में आ रहे होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे साथ में, ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं फंडामेंटली वो स्ट्रॉन्ग हो जाएँ। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में बहुत प्रेशर रहता है और जो ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं वो भी बहुत सिमिलर होते हैं। आप चूज़ नहीं कर पाते कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते तो वो कहीं ना कहीं सारे सही लगते हैं और आप बाद में देखते हो ओ माय गॉड, छोटे से मिस्टेक की वजह से आपने माइनस में अपने मार्क्स कर लिए या फिर आपका टाइम चला गया, आपने फालतू में उधर अपनी वैल्यू, अपना टाइम कंज्यूम कर दिया। यही सोचते हुए हमने शुरू किया है। लाइव क्लासेस भी चल रही है सी की, जहाँ पर आप कंसेप्ट समझ रहे होंगे, डाउट्स पूछ रहे होंगे। हमने साथ में एक वीडियोस भी शुरू कर दी ताकि आप और प्रैक्टिस कर पाए और अपना 100% दे पाए, जिसके थ्रू आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुँच रहे होंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलो शुरू कर लेते हैं। ये हमने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, जिसमें हमने एमसीक्यूज भी, ऑप्शंस भी आपको दिखाए हैं ताकि आप गेस कर पाए। तो इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पर जस्ट हमसे 65 लिखा है एंड देन उसको प्रिंट करा है। और ध्यान से देखिए, यहाँ पर इन्होंने %C यूज़ किया है। %C क्या हमारा एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो हमारे कैरेक्टर को डिफाइन करता है। हम कैर को डिफाइन करते हैं। जब हमारे कैरेक्टर को इनपुट कराना होता है या फिर प्रिंट कराना होता है तब हम %C यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने 65 लिया है, तो ये कैसे होगा? आप सोचिए इसमें ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ठीक हो रहा होगा। आप अगर इसका कंसेप्ट नहीं समझ रहे होंगे तो हम कई बार ए ही टिक कर देंगे या बी टिक कर देंगे, या फिर डायरेक्ट सोचेंगे कि ये तो एरर है, न्यूमेरिकल वैल्यू को लिया है और कैरेक्टर में स्टोर करा रहे हैं और कैरेक्टर के थ्रू प्रिंट करा रहे हैं, तो कंपाइलर टाइम एरर आ जाएगी। बट एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा वो हम समझते हैं। क्या होता है ना, हमारे सी लैंग्वेज में जब भी हम कोई कैर को स्टोर करा रहे होते हैं, वो कैर न्यूमेरिक वैल्यू में जाता है। मींस हमारे ए है या बी है, हम जब कैरेक्टर स्टोर कराते हैं, हमने जो भी कोई वेरिएबल बनाया, हमने बनाया कैर, वेरिएबल का नाम दिया ए, एंड हमने इसमें कैपिटल ए स्टोर कराया ना, तो वो हमारी मेमोरी में जाकर सिर्फ ए नहीं बनता वेरिएबल के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो ए वेरिएबल के अंदर सपोज 101 हमारा एड्रेस है, उसका टाइप हमने ऑब्वियसली कैर दे दिया, तो ये ए स्टोर होगा। वो कहाँ क्या स्टोर करता है? वो न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करता है। क्या न्यूमेरिकल वैल्यू? आस्काई। आपने सुना ही होगा आस्काई वैल्यू क्या होती है ना, हमारे अमेरिकन स्टैंडर्ड करके कुछ वैल्यू सेट की गई हैं, जहाँ आपके नंबर्स हों, आपके कैरेक्टर्स हों या आपके स्पेशल सिंबल हों, सबकी आस्काई वैल्यू सेट कर दी गई कि उसकी यही वैल्यू होती है। तो ए की होती है 65। तो अब आपने जब यहाँ इस कैरेक्टर में ए स्टोर कराया है, तो यहाँ पर ए कैरेक्टर की जगह 65 स्टोर हो रही होगी बाइनरी के रूप में, तभी हमारा कंप्यूटर समझता है। तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट यूज़ किया है इन्होंने। यहाँ क्या किया है ना कि आपको 65 लिया और उसको कैरेक्टर में स्टोर करा है। तो अब हमें, जब हम कैरेक्टर को कन्वर्ट करके इंटीजर में ले सकते हैं, तो हम इसको भी कन्वर्ट करके कैर में ले रहे होंगे। तो अब 65 जो है वो स्टोर हो रहा है हमारे ए में, तो अब वो कैरेक्टर में हो रहा है। तो इसका ऑप्शन राइट क्या होने वाला है? बी। क्यों? क्योंकि 65 की आस्काई वैल्यू ए है। किसकी है आस्काई वैल्यू? ए की। तो कैपिटल ए, हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारे कैरेक्टर हमारी मेमोरी में किस टाइप से स्टोर हो रहे होते हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पर क्या किया है ना, यहाँ इन्होंने हमें दो वेरिएबल दिए हैं, एक इंटीजर x जिसमें 10 वैल्यू स्टोर कराई है, एक इंटीजर y जिसमें 20 वैल्यू स्टोर कराई है, और इसके आगे इन्होंने लिखा है कॉन्स्ट। हमने अपनी लाइव क्लास में जाना कि कॉन्स्ट क्या करता है। कॉन्स्ट हमारा जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू को फिक्स कर देता है, यानी कि हम उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। देन इन्होंने क्या कराया, उसको सिंपल प्रिंट कराया। तो आप बताइए क्या आंसर होगा? A B C D। इन्होंने सिंपल हमारे दो वेरिएबल लिए और दोनों वेरिएबल्स को हमारे जस्ट प्रिंट कराया। आपको मैंने ये बताया था कि कॉन्स्ट को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते या रीअसाइन नहीं कर सकते, लेकिन प्रिंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिंपली इन्होंने एक कन्फ्यूज़न के लिए रखा है, ताकि जिसको कॉन्स्ट का कंसेप्ट क्लियर ना हो वो यहाँ पर डाउट में आकर बी या सी डी में से किसी ऑप्शन को चूज़ करे। बट यहाँ पर डायरेक्ट सिंपल एक वेरिएबल दिया x एंड एक वेरिएबल लिया y, एंड इन दोनों के बीच में वैल्यूज जो इसमें रखी है उनको प्रिंट कराने को बोला है। अब ये कॉन्स्ट टाइप का है, ओके, ये इंट है दोनों और कॉन्स्ट है, बट प्रिंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनका आउटपुट जो आएगा वो सेम आएगा। तो x को पहले प्रिंट कराया तो 10, तो इसका ऑप्शन होगा ए, यानी 10 और 20 दोनों हमारे प्रिंट हो रहे होंगे। कन्फ्यूज़न के लिए इन्होंने ऐसा रखा है, जो हमें उस टाइम बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि क्यों है, बट बहुत सिंपल है। दो वेरिएबल बनाए और दोनों वेरिएबल को इन्होंने प्रिंट करा दिया है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारा सिमिलर फर्स्ट की तरह है। मैंने जानबूझ के कुछ सिमिलर क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ जाए। अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर सी है जो कैरेक्टर है, बट %d यहाँ पर इन्होंने लिया है जो प्रिंट कराने को बोला है। तो सोचिए, कैरेक्टर %d हमारी इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करता है, इंटीजर वैल्यू के लिए यूज़ हो रहा होता है। तो सी की इंटीजर वैल्यू क्या होगी? अभी हमने थोड़ी देर पहले आस्काई की बात की कि हर कैरेक्टर जो कैपिटल ABCD होती है, कैपिटल और स्मॉल कैरेक्टर्स की या फिर स्पेशल नंबर्स की या फिर इंटीजर जो डिजिट्स हैं, उन सब की आस्काई वैल्यूज़ हो रही होती हैं जो फिक्स्ड हैं। तो उन्हीं के थ्रू हम इनको प्रिंट कराते हैं अपने मेमोरी में भी और यहाँ पर भी। तो कैपिटल सी, मैंने बोला कैपिटल A की होती है 65, देन B की 66 एंड C की हो जाएगी 67। तो यहाँ पर जब हमारा जो आंसर आ रहा होगा वो A होगा। क्यों? क्योंकि हमने C को इंट में प्रिंट कराने का ट्राई किया है, तो उसकी आस्काई वैल्यू को हम एक्चुअल में प्रिंट करा रहे होंगे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा A, विच इज़ 67। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, जस्ट एक हमारी स्ट्रिंग दी है हेलो करके और उससे पूछा है हमें कि साइज़ ऑफ बताओ। यहाँ पे साइज़ ऑफ फंक्शन यूज़ किया है। अब पहले हम साइज़ ऑफ फंक्शन समझते हैं क्या होता है। साइज़ ऑफ फंक्शन हमारी स्ट्रिंग का टोटल नंबर ऑफ साइज़ बताता है कि कितना बड़ा साइज़ है। जैसे हमारे पास यहाँ इन्होंने क्या दे दी, हेलो। ओके, ये हमारी स्ट्रिंग है। अब मैं अगर इसकी इंडेक्सिंग करूँ तो वो क्या होगी, इसमें कितने गेट है, 0 1 2 3 4 एंड देन 5। मैंने अपनी लाइव क्लास में इस पर बहुत फोकस किया। 5 किस लिए, नल करेक्टर यानी नल टर्मिनेटर के लिए। स्ट्रिंग में एक नल टर्मिनेटर होता है जो ये बता रहा होता है हमारे कंपाइलर को कि हमारी स्ट्रिंग कहाँ पर ख़त्म हो रही है। तो इनडायरेक्टली आप इसको यहाँ पर जब स्टोर नहीं करते तब भी वो आपकी मेमोरी में स्टोर होता है और आपकी स्ट्रिंग का साइज़ यहाँ तक बताता है कि ये स्ट्रिंग यहाँ से शुरू हुई और यहाँ ख़त्म हुई। तो जब मैं साइज़ ऑफ बोलूँगी तो वो साइज़ ऑफ क्या करेगा, इसका भी साइज़ लेता है, काउंट करता है। तो 0 1 2 3 से हमारी 5 इंडेक्स हुई और काउंट कितना हो गया, 6। तो इसकी लेंथ हमारी कितनी आनी चाहिए, साइज 6 आना चाहिए। जिसको नल करेक्टर का नहीं पता वो डायरेक्ट 5th को काउंट करेगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमारा नल करेक्टर काम क्या करता है, क्यों स्ट्रिंग में ज़रूरी है। अगर नहीं समझ में आ रहा है स्ट्रिंग तो आप लाइव क्लास जाकर देखें, उसमें मैंने स्ट्रिंग को बहुत अच्छे से समझाया है। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने 5 लिया है और यहाँ पर यूज़ किया है आइडेंटिफायर, जो हमारा आइडेंटिफायर फॉर्मेट स्पेसिफायर में %f। और हम सब जानते हैं %f यूज़ होता है फ्लोट के लिए, एंड फ्लोट मीन्स डेसिमल वैल्यूज़। बट यहाँ पर फ्लोट वैल्यू नहीं है, 5 लिखा है। सो कुछ लोग बोलेंगे तो इंट है, बट 5 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 5.0। डेसिमल के बाद कितने भी आप 0 लगाओ वो 5 के इक्वल है। तो आप इसको इनडायरेक्टली फ्लोट भी समझ सकते हैं। तो जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो किस टाइप का प्रिंट कराने का ट्राई करें, %f फ्लोट में। तो इसका आंसर B होगा कि A होगा। आई नो आप समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि फ्लोट में प्रिंट कराया तो ऑब्वियसली हम डेसिमल में प्रिंट करा रहे होंगे और इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा A, क्योंकि 5 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 5.0 ना। अदरवाइज हम इसको क्या करा रहे होते, अगर हमारा यहाँ पर ये इंट, इसको हमने कैरेक्टर बनाया होता, वेरिएबल बनाया होता कि इंट नम देन 5 एंड देन हम इसको प्रिंट कराते कि प्रिंट f %f एंड देन अब हमारे नम को कर दो। तो अब ये क्या करता, सोचिए, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है आपके लिए समझने के लिए। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, तब आपकी कंपाइलर टाइम एरर, तब आपकी आएगी ऑप्शन D, गार्बेज वैल्यू। अब ऐसा क्या हुआ कि हमने यहाँ पर इसको इन दे दिया तो गार्बेज वैल्यू दिया, यहाँ पर कैरेक्टर डिफाइन नहीं किया तो हालांकि नम के अंदर भी 5 ही है तो ये प्रिंट कराने पे सही है, बट ये प्रिंट कराने पे रॉन्ग क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर सेट कर दिया कि ये जो मेरा 5 है वो उसका डेटा टाइप इंटीजर है। ओके, और यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर %f फ्लोट के लिए। तो ये जो डेटा टाइप और हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर के बीच में मिसमैच हो रहा है ना, उसकी वजह से हमारी गार्बेज वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पर कोई मिसमैच नहीं हुआ, यहाँ पर जस्ट 5 लिया विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू द 5.0। हमारी फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है, आप इसको इंट भी बोल सकते हो, और हमने फ्लोट में ही प्रिंट कराया तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा डेसिमल में। ओके, यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है। हमारे पास 2 वेरिएबल हैं A
एंड देन बी, और ए पर हमने लिया है 5 एंड बी पर हमने लिया है 2, और यहाँ पर प्रिंट कराया है हमने a डिवाइड बाय b, यानी कि a की वैल्यू को हमने 5 को डिवाइड किया 2 से तो क्या आएगी, तो आंसर होना चाहिए 2.5, है ना। हमारा a पे दिया है, डायरेक्ट टिक कर देते हैं, बट नो, आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या दिया है % d, एंड % d इज नॉट फॉर योर फ्लोट वैल्यू और डेसिमल वैल्यूज, इट जस्ट प्रिंट द योर फुल इंटीजर नॉट डेसिमल। तो आपकी वैल्यू भले ही आपका डिवाइड करके 2.5 आ रहा है, बट % आपको जस्ट 2 प्रिंट कर रहा होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने को बोला है। तो आप जल्दी में यही गलती होती है कि हमने डायरेक्ट देखा a डिवाइड बाई b, यानी 5 डिवाइड बाई 2 इज 2.5, और हम डायरेक्ट ए ऑप्शन को टिक कर देंगे जो हमारा सबसे इजीली ऊपर दिख रहा होता है। बट आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर पे ध्यान देना है, यहाँ % d यूज़ किया है, इंटीजर वैल्यू चाहिए जो कि 2 होगी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ये स्ट्रिंग से है, हमारे पास स्ट्रिंग दी है सी लैंग्वेज, तो चलिए लिखते हैं सी लैंग्वेज। अगर मैं अब इसकी इंडेक्सिंग करूंगी तो क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 फॉर हमारा नल कैरेक्टर है, जो नल टर्मिनेटर है। और हाँ, स्ट्रिंग में स्पेस भी अपना जगह ऑक्यूपाई कर रहा होता है, वो भी वहाँ पर उसकी भी इंडेक्सिंग की जाती है। तो इसका टोटल काउंट कितना है, 11। अगर कोई आपसे साइज ऑफ पूछे इसका तो 11 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमसे साइज नहीं पूछा है। क्या पूछा है, हमसे बोला है स्ट्रिंग का 4 बताना है। ये जो होता है ना, ये 4th, ये हमारे स्ट्रिंग की इंडेक्स को बता रहा होता है। तो मुझे यहाँ पे जो हमारी स्ट्रिंग के 4th इंडेक्स पे कैरेक्टर है वो प्रिंट कराना है। तो हम चेक करेंगे 0 1 2 3 4, तो यानी 4 पे हमारे पास क्या है, n है, हमारे पास है n, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब आप बताइए, हमारे ऑप्शन में तो n दिया ही नहीं है। हाँ, नहीं दिया, ये रॉन्ग है एक्चुअली। आपको पास एक और ऑप्शन होना चाहिए जो जिसका आंसर होगा n। अगर आपके इनमें से आपको आंसर चाहिए a, तो आपसे पूछा जाता है कि str3 फाइंड करो, तो str3 मतलब 0 1 2 3, और 3 पर हमारे पास क्या है, a है, देन हमारा आंसर c हो रहा होता। लेकिन अब इन्होंने 4 पूछा है और यहाँ पर हमारे ऑप्शन चारों ही गलत है। हमारे 4th पर n आया है और हमारा आउटपुट भी जो आंसर करेक्ट होगा वो n होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि साइज ऑफ बताओ, वो भी इंट का। ये चीज़ शायद आपने नोट्स, मैंने अपने नोट्स जो शेयर किए हैं, जो मैंने आपको बोला है, अगर आपने ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, उसमें सब में मैंने डिफ़ाइन किया है कि हमारे जो डेटा टाइप्स है उनका कितना साइज़ होता है, इंट कितना स्टोर करता है, या फिर आपके डबल कितना बाइट स्टोर कर रहा होता है, आपके लॉन्ग में कितना स्टोर हो रहा होता है। तो नोट्स ज़रूर देखना, आपके एग्ज़ाम आने वाला है तो वो बहुत फोकस करना है, क्योंकि साइज़ पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के। तो मैं आपको बताती हूँ, जो इंट है हमारा वो 4 बाइट स्टोर करता है, ठीक है। सिमिलरली हमारा, अगर मैं डबल की बात करूँ तो डबल क्या करता है, वो 8 बाइट स्टोर करता है ना। अगर लॉन्ग इंट है तो वो 8 करेगा, लॉन्ग हमारे 8। तो यहाँ पर इन्होंने साइज़ पूछा है इंट का, तो इंट कितना स्टोर करता है, 4। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 4। ओके, क्योंकि उसका साइज़ ही पूछा और इसका साइज़ हमारे पास ऑलरेडी सी में डिफाइन है 4 बाइट्स, तो हमारा आंसर यहाँ पर 4 होगा। ये आपके कंसेप्ट पे था। अगर आपको इनका साइज़ ही नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को टिक नहीं कर पा रहे होंगे, कंफ्यूज होंगे, और हो सकता है कोई डिपेंड्स ऑन कंपाइलर लगा देगी इसके अंदर कैसे स्ट्रिंग टाइप दिया है। सो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ पर हमने यूज़ किया है डिफाइन। मैंने अभी अपने लाइव क्लास में पढ़ाया था सिंबॉलिक कांस्टेंट के बारे में, कि सिंबॉलिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं। एक्चुअली कांस्टेंट्स हम सबको पता होता है कि वैल्यू चेंज नहीं होती, कहीं ना कहीं पढ़ा होता है, बहुत ईजी कंसेप्ट है। बट ये जो उसका पार्ट है, इंटीजर कांस्टेंट्स वगैरह हमने देखे, बट सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या करता है ना, कि वो ऊपर ये उसका सिंटेक्स होता है कि हमने लिखा प्री प्रोसेसर, जो हमारा ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टली मतलब हैज़, देन डिफाइन, एंड देन हम यहाँ पर कोई भी जो हमें अपने वेरिएबल का नेम रखना है वो यहाँ देंगे, एंड देन हम यहाँ पर उसकी वैल्यू दे रहे होंगे। तो यहाँ पर जो भी हम नेम देंगे उसके अंदर ये वैल्यू सेव हो रही होगी। सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है, इसमें हमें कोई डेटा टाइप नहीं देना कि हमारी वैल्यू इंटीजर है या फिर स्ट्रिंग है या कैरेक्टर है। आप डायरेक्ट वेरिएबल नेम देन वैल्यू, खत्म। और इसको हम ग्लोबली ऊपर जाकर डिफाइन करते हैं। देखिए मेन के बाहर हमने ग्लोबली इसको डिफाइन किया है, तो हम थ्रू आउट पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। एंड सब मेन थिंग इज़, ये मेमोरी नहीं लेती। मेमोरी स्पेस क्यों नहीं लेती, क्योंकि ये मेमोरी में स्टोर ही नहीं होती। ये क्या करती है, इसने मैंने यहाँ पर बनाया पाई, हमारा एक पाई वेरिएबल हो गया,
जिसके अंदर हमने पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ की। तो अब जहाँ जहाँ पाई है, चाहे आपने प्रिंट कराया वो पाई को, कहीं लॉजिक में लिखा हो, किसी लूप में लिखा हो, कहीं भी लिखा होगा, वो पाई को जैसे ही कंपाइलर देखेगा वो पाई को हटाएगा और उसकी वैल्यू जो ऊपर डिफाइन की है उसको रिप्लेस कर देगा। यहाँ पर मेमोरी का यूज़ ही नहीं हुआ, वो जाकर मेमोरी में चेक नहीं कर रहा होगा कि पाई कौन से एड्रेस पे है और उसकी क्या वैल्यू है, वो डायरेक्ट ऊपर देखेगा इस पाई में ये वैल्यू डिफाइन करनी है। तो उसको जब हम प्रिंट कर रहे होंगे तो क्या आंसर होगा, ए या बी, बताइए, क्योंकि दोनों में वैल्यू है। मेन देखिए यहाँ पर जो ए और बी है उससे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए यहाँ पर कि कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है। और फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने यूज़ किया है %f, इट मीन्स फ्लोट वैल्यू। और फ्लोट वैल्यू में डेसिमल्स हम बढ़ा देते, तो क्यों, क्योंकि हमारी फ्लोट वैल्यूज़ है एंड उसके आगे हम मल्टीपल जीरो जो भी लगा रहे हैं तो मोर देन दिस करेक्ट है क्योंकि हमने %f यूज़ किया है। ये भी सिमिलर है, बट आपको अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता देन बी इज़ ओके, बट आपको ये दिया है तो आप ये लगाएंगे क्योंकि हमने %f यूज़ किया है और 1 4 के आगे आप कितने भी जीरो लगाओ वो सिमिलर वैल्यूज़ है। तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट %f जो है वो डेसिमल के बाद 6 कैरेक्टर ले रहा, 6 नंबर ले रहा होता है, तो 6 स्पेस लेता है, तो 1 2 3 4 5 6 बाय डिफ़ॉल्ट वो 6 ले रहा होता है। और अदरवाइज वरना आप प्रिसीजन यूज़ करते हो डेसिमल 2f, जो मैंने फिर से लाइव क्लास में पढ़ा है, नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। तो उसमें हम पे डेसिमल का कितना लेना है वो उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या नंबर दिया है। बट यहाँ पे जस्ट %f लिया है तो डेसिमल के बाद हमारी 6 वैल्यूज़ होना ज़रूरी है जो हमारे ऑप्शन ए में दी हुई है। ठीक है, एंड ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसमें क्या दिया है, इन्होंने एक कैर करके हमारा वेरिएबल बनाया है एंड देन उसमें स्टोर कराया है कैर में a एंड देन +1। तो अभी मैंने आस्काई वैल्यू की बात ऑलरेडी 2 बार की है। a का आस्काई वैल्यू होती है 65, ओके तो यहाँ पर जो वैल्यू स्टोर हो रही होगी 65 होगी, देन +1 यूज़ किया, इट मीन्स इसकी वैल्यू हो गई 66। और b की वैल्यू हमारे पास होती है 66 और इन्होंने बोला है उसमें कैरेक्टर यूज़ करना है, मतलब %c। तो सिंपल इसका आंसर क्या होने वाला है हमारा, b की जो आस्काई वैल्यू किसकी है, b की है, तो हमारा आंसर हो जाएगा % का ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे %c यूज़ करने को बोला है। अदरवाइज अगर वो %d बोल रहा होता तो हम 66 लेते, इंटीजर में उसकी आस्काई वैल्यू स्टोर कराते। तो आपको इस वीडियो के थ्रू इतना तो समझ आया कि फॉर्मेट स्पेसिफायर कितना इंपॉर्टेंट होता है, देखना कि वो क्या ले रहा है। %f लिखा है तो डेसिमल के बाद 6 जीरोज़ होने चाहिए, प्रिसीजन क्या है, आपका सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या काम कर रहा होता है, आपको इंडेक्सिंग में क्या यूज़ करना है, आपका नल करेक्टर कैसे होता है, आपका साइज ऑफ नल करेक्टर को ऑटोमेट ले रहा होता है। ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट है ना, ये आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी दिला सकते हैं और नेगेटिव भी दिला सकते हैं अगर लास्ट टाइम पे आपने प्रैक्टिस नहीं की। बहुत ही छोटे बट प्रैक्टिस बहुत। यहाँ पर हमारे ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने एक वेरिएबल बनाया है, ओके जिसका नेम है x और उसमें हमने 10.5 लिया है जिसका टाइप हमारा क्या है, फ्लोट है, हमको जैसे समझ में सामने आ रहा है। एंड देन उन्होंने क्या बोला है कि प्रिंट करा दो, क्या प्रिंट करा दो, x को। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है फॉर्मेट स्पेसिफायर %d एंड वी नो कि %d मीन्स इंटीजर, बट यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, फ्लोट है, और इन्होंने प्रिंट करने को क्या बोला है, इंटीजर बोला है। तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि जब डेटा टाइप और फॉर्मेट स्पेसिफायर मिसमैच करता है तो वो क्या बोलता है, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर देता है या फिर गार्बेज वैल्यू देता है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने ब्रेसेस में जो ये पैरेंथेसिस है वहाँ पर लिखा है इंट। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग मतलब कि इन्होंने टाइप को कास्ट कर दिया, चेंज कर दिया, जो फ्लोट था फ्लोट को अब इंट में बना दिया। तो अब यहाँ पर एरर नहीं आ रही होगी अगर ये नहीं लिखते। अगर यहाँ पर लिखा होता printf %d एंड देन प्रिंट द x, तो ये क्या करता, गार्बेज वैल्यू देता। क्यों देता, क्योंकि हमने जो x का टाइप है फ्लोट है एंड बट हमने यहाँ पर ये क्या दे दिया, फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर का, तो ये मिसमैच हो रहा, मिसमैच होने पर ये गार्बेज वैल्यू देगा। लेकिन हमने यहाँ पर टाइप कास्ट किया है। अगर ऐसा नहीं हम चाहते कि टाइप कास्ट की नीड ना हो तो वो करेक्ट आंसर तब होता है जब हम printf करते एंड यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ करते %f जो हमारे फ्लोट के लिए यूज़ होता है एंड देन हम x को प्रिंट कराते, तब हमारा करेक्ट आंसर आता। लेकिन इन्होंने यहाँ पर
थोड़ा सा चेंजेस किया, क्या फ्लोट लिया क्योंकि फ्लोट वैल्यू ली है, और यहाँ पर इसीलिए इन्होंने क्या किया, टाइप कास्ट। तो इसके लिए हमें समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, %d पर हमें ध्यान देना होगा। तो अब क्या हो जाएगा, जो हमारी फ्लोट वैल्यू थी 10.5 वो डेसिमल में जो है वो कन्वर्ट होकर इंटीजर में क्या हो जाएगी, ओनली 10, क्योंकि उसके डेसिमल की जो वैल्यू है वो ट्रंकेट हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी जब हम टाइप कास्ट करेंगे। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती इस चीज़ की तो आप डायरेक्ट ए लगा देते, क्योंकि आपके एक्स में तो 10.5 है और आपके ऑप्शन ए में भी दिया है। तो इसीलिए आपके छोटे छोटे कंसेप्ट समझ में ज़रूरी है ताकि आप सही ऑप्शन चूज कर पाए। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर हमारा एक वेरिएबल है जिसका नेम CH कैरेक्टर करके है, और यहाँ पर क्या स्टोर करवाया, A कैर +1। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी मेमोरी में कैरेक्टर स्टोर नहीं होते, है ना। अगर हमने A लिखा है तो ऐसा नहीं है कि वो A जा रहा होगा, उसका क्या होता है, आस्काई वैल्यू। आस्काई वैल्यू का कंसेप्ट आपको मैंने बताया, एक अमेरिकन स्टैंडर्ड करके वैल्यूज़ हैं जो हमारे कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हों या स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हों या डिजिट्स हों या फिर आपके स्पेशल सिंबल हो, उन सब की एक वैल्यू फिक्स कर दी गई है कि अगर A है तो उसकी वैल्यू 65 ही रहेगी, चाहे आप कहीं भी वर्ड में कहीं भी बैठे हो तो C के लिए वही यूज़ हो रहा होगा। तो उन्होंने एक परफेक्ट स्टैंडर्ड बना दिया ताकि कोई भी ऐसा कंपाइलर को कन्फ्यूज़न ना हो कि आज A की वैल्यू ये है या B की वैल्यू वो है, सबके लिए सेम रूल होने वाला है। तो यहाँ पर A जो है, A से की वैल्यू क्या होती है, 65। तो ये जो स्टोर कर रहा होगा वो 65 स्टोर करेगा। देन हमारा CPU से बाइनरी में समझकर एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि हमारा मशीन क्या समझती है, बाइनरी। सो 65 + 1 विच इज़ 66। तो अब इन्होंने यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इन्होंने क्या दिया है, %C। हमेशा याद रखना, जब आप एग्जाम में जाओगे तो एक बार फॉर्मेट स्पेसिफायर को ज़रूर नोटिस किया करना, क्योंकि वो आपका गेम चेंजर होता है। एट द एंड में जाके आपने पूरा ध्यान से समझा लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर को नहीं देखा तो वो एकदम से हो सकता है आपका ऑप्शन रॉन्ग क्लिक करवा दे। क्यों, %C का मतलब क्या है, वो बोल रहा है कि आप यहाँ पर कैरेक्टर दो, है ना, यानी कि जो CH में जो भी वैल्यू है उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करो, आस्काई वैल्यू को, और देन आप प्रिंट करो। अगर आप यहाँ पर इसका ध्यान नहीं देते तो आपको पता है 66 ऑप्शन C दिया है, आप टिक करते और वो हो जाता आपका रॉन्ग। तो आपको ये रॉन्ग नहीं लेना है, आपको क्या समझना है, यहाँ पर ये देखना है %C दिया है। अगर %D होता तो हमारा ऑप्शन C सही होता, क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू ले रहा होता, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, %C। तो अब हम देखेंगे 66 किसकी आस्काई वैल्यू होती है, वो होती है B की, A के बाद B, इसकी 66 होती है। तो हमारा ऑप्शन C की जगह कौन सा सही होने वाला है, B, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 66। तो इसलिए आस्काई वैल्यू वगैरह पे ज़रूर पढ़कर जाना आप एग्जाम से पहले। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पर हमारी एक स्ट्रिंग है हेलो करके, ओके। एंड देन इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि इस स्ट्रिंग में देखो प्रिंट करने को बोला है। अगर इस सिर्फ नॉर्मल स्ट्रिंग प्रिंट करने को देता तो हम पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे होते, बट इसने बोला है ये इंडेक्स नंबर ऑफ 5, कि जो 5 इंडेक्स है हमारी स्ट्रिंग की, उस पर जो भी कैरेक्टर है, जो भी वैल्यू, वो एक्सेस कर दो या उसको प्रिंट कर दो। तो अब हमें नहीं पता कि कौन से पे 5 है, तो पहले इंडेक्सिंग करेंगे। तो इंडेक्सिंग कैसे कर रहे होंगे हम, 0 1 2 3 4। तो यहाँ पर तो 5 है ही नहीं, या फिर जिसे इंडेक्सिंग नहीं आती ना तो वो सीधा 1 2 3 4 5 करेगा और 5 पे देखेगा कि ये तो O है और हमारा ऑप्शन 3 दिया हुआ है C, और टिक कर देगा, विच इज़ रॉन्ग, ऑब्वियसली रॉन्ग, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। इसमें एक कंसेप्ट आता है विच इज़ कॉल्ड द नल टर्मिनेटर। मैंने लाइव क्लास में स्ट्रिंग के ऊपर बहुत अच्छे से समझाया है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर ज़रूर देखना। नल टर्मिनेटर क्या कर रहा होता है, आप जब कंपाइलर करते हैं ना, ये किस एड्रेस पे होगा, 100 101 2 3 4। तो ऐसे कंटिन्यूस बहुत सारे एड्रेस होते हैं ना हमारी मेमोरी में, कहीं भी वेरिएबल स्टोर हो रहा हो, कहीं फंक्शन स्टोर हो रहा होगा। तो जब कंपाइलर रीड करता है तो वो फर्स्ट एड्रेस पे गया, सेकंड पे गया, थर्ड पे गया, फोर्थ पे गया, फिफ्थ पे गया, उसको कैसे पता चलेगा हमारी स्ट्रिंग कहाँ एंड हो रही है। तो उसको ये समझाने के लिए नल टर्मिनेटर बना गया। टर्मिनेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो टर्मिनेट कर देता है कि यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग खत्म होती है। तो जैसे ही आपका कंपाइलर इस पर पहुँचता है तो उसको समझ में आता है कि मेरी स्ट्रिंग यहीं खत्म हो चुकी। अगर ये जो इसे नल कैरेक्टर भी बोलते हैं, अगर नल कैरेक्टर ई पर होता ना तो कंपाइलर आगे नहीं जाता, वो यहाँ पर दिखता है, इसका मतलब वो समझ आ जाता कि ये स्ट्रिंग यहीं खत्म हुई है। तो जहाँ जहाँ नल कैरेक्टर दिख जाता है उसको, वो क्या करता है, हमारी स्ट्रिंग को खत्म कर देता है, हमारा टर्मिनेशन डायरेक्ट उसी स्ट्रिंग को प्रिंट करता है। तो इसकी इंडेक्सिंग है 5। क्यों, बाय डिफ़ॉल्ट आपने नहीं दिया, यहाँ पे क्या किया है, स्ट्रिंग लिटरल यूज़ किया है, तो वो ऑटोमेट आपकी मेमोरी में नल कैरेक्टर लेता है, जिसके लिए और जो कंपलसरी है, अदरवाइज आपको गार्बेज वैल्यू मिल रही होगी, वो नहीं समझ पाएगा कि आपकी स्ट्रिंग कहाँ खत्म हो रही है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, 5th इंडेक्स पूछा है। तो आपके 5th इंडेक्स पे क्या है,
नल कैरेक्टर। तो अगर आपके पास नल कैरेक्टर की नॉलेज है तो आप इसका करेक्ट आंसर ले पाएंगे, अदरवाइज आपको नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या तो सी ऑप्शन शुरू करेंगे या फिर आप गार्बेज वैल्यू चूज कर रहे होंगे कि ये तो है ही नहीं। कुछ लोग बोलेंगे फोर्थ इंडेक्स तक है, फिफ्थ नहीं है, तो आप ऑप्शन बी लगा रहे होंगे। लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ए। क्यों? क्योंकि नल कैरेक्टर स्ट्रिंग के एंड में होता है, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेट हो रहा होता है, अगर यहाँ नहीं लिखा है तो वो ऑटोमेट रहेगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया है, एक वेरिएबल बनाया है x जिसके अंदर वैल्यू 5 स्टोर कराई है, जिसका टाइप क्या है, इंट। ओके, तो ये किसी भी एड्रेस पे हो सकती है। अब हमें यहाँ पर प्रिंट करने को क्या बोला है, x इक्वल टू 5। ये क्या है, सी दिस, ये आपको चेक करने को बोल रहा है। इट इज़ लाइक अ कंडीशन। क्या है ये, कंडीशन है। ये बोल रहा है जो x है, जो आपने वेरिएबल बनाया है, क्या उसकी वैल्यू 5 है? तो हाँ है, हमने ऊपर अपने वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर कराई है, 5 कराई है। तो क्या ये ट्रू है? तो हम इतना तो जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं बताती हूँ। जब क्या कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो वो 1 रिटर्न करेगा, और कंडीशन फॉल्स है तो वो 0 करेगा। ट्रू होने पे क्या रिटर्न कर रहा होता है, 1, एंड फॉल्स पे 0। तो यहाँ पर उसने कंडीशन चेक करने को बोला है, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। आप सोच रहे हो क्या आएगा, x को प्रिंट बोला, इक्वल में ऑपरेटर लगाया, तो हो सकता है जिसे ये कंसेप्ट नहीं पता वो सी या डी में से कुछ लगाए, बट इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी, विच इज़ 1, क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू है, हमारे x के अंदर वैल्यू है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास CH करके एक कैरेक्टर है जिसमें हमने Z लिया है, और जैसे मैंने आपको बताया Z नहीं जाएगा, उसकी ASCII वैल्यू जारी होगी। ASCII वैल्यू Z की क्या होती है, A से कैपिटल Z में 65 to 90 होती है, तो Z की वैल्यू होगी 90। ओके, अब इन्होंने बोला है प्रिंट कर दो, ठीक है, तो Z की वैल्यू 90 है। अभी मेन कहाँ पे फोकस करना है आपको, जो मैं हमेशा बार बार बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, फॉर्मेट स्पेसिफायर पे। उसने पूछा क्या है, उसने %d पूछा है, मतलब उसने इंट वैल्यू पूछी है। अगर वो %c पूछता तो आपसे कैरेक्टर वैल्यू पूछ रहा होता, आप Z बोल रहे होते। तो इंट वैल्यू पूछा है, यानी कि आपको इंटीजर ASCII वैल्यू बतानी है, और Z की ASCII वैल्यू क्या होती है, 90। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 90। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में भी कराया है, तो अगर जिसको ने पहली वीडियो देखी है उसे समझ में आया होगा तो कमेंट में जल्दी से आंसर बता देना। तो समझते हैं क्या दिया है इन्होंने, एक वेरिएबल बनाया है x, ओके, देन उसमें इन्होंने स्टोर कराई है वैल्यू 7/2। बट मेन पॉइंट क्या है, उसका डेटा टाइप क्या रखा है उन्होंने, इंट। एंड वी नो व्हाट इज इंट, इंट इज़ लाइक होल वैल्यू, नॉट अ फ्लोट वैल्यू। आपका डेसिमल वैल्यू आएगी ही नहीं। अगर आपने सोचा कि आप डेसिमल वैल्यू स्टोर कराएंगे तो वो नहीं ले रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो इंटीजर है, तो इंटीजर वैल्यू डेसिमल वैल्यू नहीं लेता है। तो इसको अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो ये हो जाता है 3.5, बट इसमें स्टोर करने के लिए मुझे लेना पड़ेगा 3। और यहाँ पर खुद देखिए, इसने क्या बोला, %d स्टोर करने को बोला। %d मतलब मुझे इंट को प्रिंट करना है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर 3 होने वाला है, 3.5 नहीं। ये कब कब हो सकता था, जब हमने इसकी जगह हम क्या लिखते, देखिए अगर आपके पास इसकी जगह ये होता, ये बोलता printf देन %f, और जो मेरा x है वो क्या है, int टाइप का है। तो अब मुझे इसे फ्लोट में प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पर इसकी टाइप कास्टिंग कर देती हूँ, लिख देती हूँ ब्रेसेस में, पैरेंथेसिस में फ्लोट। तो अब ये टाइप कास्ट हो जाता, अब इसका टाइप इंट से चेंज होकर क्या हो जाता, फ्लोट हो जाता। एंड देन मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर भी फ्लोट था, तो ये मैच करता, और अब मेरा ऑप्शन बी करेक्ट होता। बट यहाँ पर इन्होंने %d यूज़ किया इंट का, ना ही फ्लोट टाइप इन्होंने ऐसा टाइप कास्टिंग किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है क्योंकि एक प्रिंटफ के अंदर दूसरा प्रिंटफ है। तो चलिए समझते हैं। पहले इन्होंने एक वेरिएबल बनाया a, जिसके अंदर इन्होंने वैल्यू स्टोर कराई 10, और जिसका टाइप क्या है, इंट है। ओके, नाउ अब हमें पता है कि जैसे हम लूप यूज़ कर रहे होते हैं ना, पहले अंदर का यूज़ करते हैं। जो मेरा इनर है ना, इनर प्रिंटफ है, इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या दिया है, प्रिंटफ %d a, और a की क्या वैल्यू है हमें पता है, विच इज़ 10। तो इसका आंसर क्या आएगा, 10। बट जब प्रिंटफ कंडीशन में अंदर होता है ना, तो वो क्या रिटर्न करता है, वो रिटर्न करता है हमारा काउंट ऑफ डिजिट्स। हमारे डिजिट्स का कितना काउंट है, हमारे आउटपुट में कितनी डिजिट्स है, तो इसमें कितनी डिजिट है, 2। तो ये क्या रिटर्न कर रहा होगा, ये हमारा रिटर्न करेगा 2, तो विच इज़ रिटर्न 2। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ भेजूंगी तो इसकी जगह, इस पूरे की जगह क्या आ रहा होगा, 2। तो अब मैं इसको देखती हूँ, ये क्या सॉल्व होगा, इनर का सॉल्व हुआ। इनर की क्या वैल्यू आई, 2, क्योंकि हमारा जो आउटपुट आता है वो प्रिंट रिटर्न में करता है उसका काउंट। तो 1 and 0 10, विच इज़ देयर इज 2 डिजिट्स। तो अब ये आएगा printf %d एंड देन 2। अब ये तो वैल्यू 2 है, अब %d में हमारा क्या है, a है, जो कि वैल्यू क्या है, 10। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 and 2।
क्यों? क्योंकि इसने रिटर्न किया काउंट ऑफ साइज 2। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो आपको ध्यान में समझ में रखना होगा, प्रिंटफ के अंदर कोई इनर प्रिंटफ दिया है तो वो जो काउंट में रिटर्न करेगा वो आपकी लेंथ भेज रहा होगा जो आपकी डिजिट्स की होगी, जो आपके आउटपुट की। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, इसमें क्या दिया हुआ है? इन्होंने बोला है कि साइज ऑफ करना है। मैंने आपको पहले बताया साइज ऑफ क्या करता है, अगर स्ट्रिंग है तो वो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेता है विद हमारे नल कैरेक्टर के साथ, साइज बता रहा होता है। बट इसने साइज ऑफ में हमसे पूछा क्या है? इन्होंने पूछा है ए कैरेक्टर। ए क्या है? एक कैरेक्टर है। बट यहाँ पर ध्यान से देखना, ये क्या पूछा है? परसेंट इंटीजर। तो मैं अगर इसमें देखूँ, ए हमें पता होता है कैर का जो साइज़ होता है वो 1 होता है, 1 बाइट, तो कोई भी ऑप्शन ए टिक करेगा। बट परसेंट डी में ऐसा नहीं है कि परसेंट डी में ए नहीं आ रहा होगा, बट हम इसका साइज ऑफ में जानेंगे कि इसकी वैल्यू आस्काई वैल्यू क्या है। एक करेक्टर कांस्टेंट है तो इसमें इसकी आस्काई वैल्यू क्या होती है? 65 है ना। एंड देन 65 क्या है? हमारा इंटीजर है, और इंटीजर मतलब इंट का कितना होता है? 4 बाइट्स। तो हमारा करेक्ट आंसर ए नहीं, कितना है? सी, 4 है हमारा। क्यों? आपको अगर ये नहीं पता, साइज़ आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने नोट्स में पढ़ा है, ठीक है। अदरवाइज़ हमारे जो प्लेसमेंट ज्ञान ब्रांच है एमसीए ज्ञान की, वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि कितने डेटा टाइप्स की कौन कौन सा साइज़ होता है, क्या है, उसे डेप्थ में वीडियोज़ बनाई है। अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने नोट्स भी बनाए सिंपल, जो आपको इसी वीडियो के लिंक में, आपके पास चैनल अगर आप नहीं ज्वाइन किए हैं टेलीग्राम में, व्हाट्सअप, तो वहाँ ज्वाइन करेंगे तो ये क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर हो रहे होंगे और आपके साथ नोट्स भी शेयर हो रहे होंगे। क्योंकि आप एग्जाम से पहले उनको जब जितना बार देख कर रीड करके जाएंगे तो वो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आप समझ पाएंगे कि छोटी छोटी जो ट्रिकी चीज़ें हैं वो कैसे सॉल्व होनी है। तो यहाँ पर मुझे पता है इनका कितना साइज़ है? 4 बाइट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या किया है? ए विच इज़ 5 वेरिएबल, ए वेरिएबल बनाया है, एक बी जिसमें 10 वैल्यू डाली है, दोनों इंटीजर टाइप है, हमें समझ में आ गया। अब हमको प्रिंट करने को बोला है, तो ए इज़ 5, बी इज़ 10 एंड ए प्लस बी इज़ 15 विच इज़ ऑप्शन ए। डन। बट दिस इज़ रॉन्ग। अगेन मैंने क्या बोला है? कहाँ पर ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है फॉर्मेट स्पेसिफायर पे। देखो ध्यान से, इसने परसेंट ही यूज़ किया, इंटीजर है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये वाला परसेंट ही हमारे ए को डिफाइन कर रहा है, ये वाला परसेंट ही हमारे इस बी की वैल्यू ले रहा है। बट ए प्लस बी की वैल्यू के लिए कहाँ है फॉर्मेट स्पेसिफायर? हर एक वैल्यू लेने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ता है, चाहे परसेंट डी, परसेंट एफ, आप कौन से टाइप की लेने वाले हो, वो समझ पाते हैं किस फॉर्मेट की वैल्यू होने वाली है। आप इग्नोर नहीं कर सकते उसमें। तो वो क्या देगा? आपको अनडिफाइंड बिहेवियर दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास परसेंट डी इग्नोर है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने ऑलरेडी परसेंट डी मिसिंग है। यहाँ पर अगर ए को परसेंट डी होता ना 3, करेक्ट, ए वुड बी करेक्ट। ये क्वेश्चन देखेंगे हम, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मगर इस पर ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है? अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है? साइज़ पूछा है। अभी तक हमने साइज़ ऑफ के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। देन 3.14, ये क्या है? एक फ्लोट वैल्यू है। फ्लोट वैल्यू का कितना साइज़ होता है? 4 बाइट, है ना। तो अब हमसे परसेंट डी मतलब डायरेक्टली इससे हमसे साइज़ पूछ लिया, तो ऑप्शन ए मिला है 4। हमेशा ऐसा ही होता है, ऑप्शन में हमें डायरेक्टली जो हम सोच रहे होते हैं वो मिल जाता है। बट ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? इसके कुछ रूल्स हैं। क्या है एक्चुअली, अगर आपके पास फ्लोट में वैल्यू लिखी है 3.14, ये लॉन्ग भी हो सकती है, ठीक है, ये डबल भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है। आप कैसे समझेंगे ये कैसी है? तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं इसी में। अगर ये 3.14 है और अगर ये फ्लोट है तो इसके आगे लिखा होगा f, दैट इज़ फ्लोट। अगर ये लॉन्ग है तो 3.4 के आगे लिखा होगा l, देन दिस इज लॉन्ग। अगर इसके आगे कुछ नहीं लिखा है ना तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हो जाएगी डबल। तो ये जो मैंने बोला ना ये फ्लोट है, ये फ्लोट नहीं है, ये क्या है? डबल है। और डबल का हमारा साइज़ क्या होता है? वो 8 बाइट स्टोर कर रहा होता है। तो इसका आंसर ए नहीं है। हम बहुत जल्दी कर लेते हैं कि समझ जाते हैं ये है वो है, और छोटे छोटे कंसेप्ट यहीं पर, इसलिए ये मेन पर्पज़ ही है आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व करने का कि आप समझ पाएँ। अब आपने ए लिया बट ए रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लगाया इन्होंने, ना एफ है ना एल है, ना तो ये लॉन्ग है ना ये फ्लोट है, ये क्या है? डबल है। और डबल का साइज़ क्या होता है? 8 बाइट्स। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 8। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको प्रैक्टिस लगती है, और प्रैक्टिस के लिए हम ये वीडियोज़ बना रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आए तो इसको रिपीट करिए, बार बार देखिए, इसके टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस ला रहे होंगे। टिल देन स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेसफुल फॉलो यू। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर हमें स्ट्रिंग मिली है जिसके अंदर सी है
ओके एंड देन हमसे उससे साइज ऑफ पूछा है स्ट्रिंग का, तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है 1, 0, 2 एंड 3, कुछ इस टाइप के ऑप्शंस आ सकते हैं। अब आप बताइए जो स्ट्रिंग है इसमें भले ही एक कैरेक्टर है बट जब ये मेमोरी में स्टोर हो रहा होगा तो कैसे स्टोर होगा। मैंने इससे पहले वीडियो में इनफैक्ट मल्टीपल टाइम ये बताया है कि स्ट्रिंग में एक नल कैरेक्टर होता है। क्या करता है वो, ये बताता है, नल कैरेक्टर है, नल टर्मिनेटर, वो बताता है कि हमारी स्ट्रिंग कहाँ पर टर्मिनेट हो रही है। तो जब हमने इसको अपने मेमोरी में स्टोर किया तो क्या करेगा, सी जाएगा जो कि 0 इंडेक्स पे होगा, देन यहाँ पे नल टर्मिनेटर होगा जो कि 1 पे होगा। अभी किसी को नहीं पता कि नल टर्मिनेटर क्या होता है तो वो देखेगा कि भाई कैरेक्टर क्या है, एक है, तो हो सकता है वो ऑप्शन 1 टिक कर दे, या फिर ये भी सोचे कि इंडेक्सिंग वाले को कि 0 है तो इसका काउंट से है वो 0 कर दे। बट ये दोनों ही ऑप्शन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमको साइज ऑफ क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता रहा होता है, कितनी लेंथ बताता है हमारी स्ट्रिंग की। तो हमारी स्ट्रिंग की कितनी लेंथ है आप खुद देख सकते हो, 0 and 1 विच इज़ 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, सी विच इज़ 2। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ हमारे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेता है और नल टर्मिनेटर हर स्ट्रिंग के एंड में लगा होता है। तो आपके अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप समझ पाएंगे कि 1 और 0 क्यों आंसर नहीं है और 2 क्यों करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में हमने स्ट्रिंग ली है सी लैंग्वेज, ओके और हमें पता है स्ट्रिंग में स्पेस भी अपनी मेमोरी में एड्रेस स्टोर कर रहा होता है, अपना स्पेस ले रहा होता है। तो ये हम अगर इसकी इंडेक्सिंग करेंगे तो क्या हो रही होगी इंडेक्सिंग में, ओ माय गॉड, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 फॉर नल कैरेक्टर। ओके तो इसका टोटल साइज ऑफ देखें अगर कोई पूछता तो क्या हो जाता है 11, हमारा साइज ऑफ का इसका आता है 11। बट हमसे क्या बोला है, जो 0 इंडेक्स है यहाँ पर ध्यान से देखिए, उस पर जो भी आपके पास वैल्यू है उसकी जगह क्या कर दो, डी कर दो। क्यों? यहाँ पर हमारी ये जो स्ट्रिंग क्रिएट हुई है वो कैसे क्रिएट हुई है, स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू। मैंने ये बताया है अपनी वीडियो में जो मैंने लाइव क्लास ली थी कि हमारी स्ट्रिंग कितने टाइप से क्रिएट की जा सकती है। वो हमारे एरे ऑफ कैरेक्टर के थ्रू हम क्रिएट करते हैं, जहाँ हम नल कैरेक्टर मैन्युअली डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ ऑटोमेट वो साइज लेता है और नल कैरेक्टर का भी लेंथ काउंट कर रहा होता है, और एक पॉइंटर के थ्रू भी होता है जहाँ पर हम अपनी स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंटर के थ्रू हमने क्रिएट नहीं किया, इट मीन्स हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जो 0 इंडेक्स है विच इज़ दिस, तो इस पर जो भी वैल्यू है उसकी जगह क्या जाना चाहिए, डी, एंड देन हमारी उस प्रिंट को स्ट्रिंग क्या करना है, प्रिंट करना है उस स्ट्रिंग को। तो %s लगाया, तो अब इसका क्या आंसर होना चाहिए, डी लैंग्वेज। बहुत इजी था बट कभी कभी लोगों को ट्रिकी हो सकता है कि मॉडिफाई कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो ये जो 0 दे रहा है वो 0 इंडेक्स की वैल्यू को मॉडिफाई करने को बोल रहा है। तो सेम हमारे एड्रेस पे जो स्ट्रिंग बनी हुई है उसी में मॉडिफाई हो जाएगा। ओके सेम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा स्ट्रिंग का ही है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की चीज़ ये है कि इन्होंने दिया ये कोड, ये हमारी क्या है, ये हमारी एक स्ट्रिंग है। अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूँ तो 0, 1, 2, 3 एंड द 4th वन इज़ नल कैरेक्टर। ओके अब देखने की बात यहाँ पर ये आती है कि इन्होंने बोला है जो हमारा इंडेक्स 4 है विच इज़ दिस, उस पर क्वेश्चन मार्क अप्लाई कर दो। जो भी कैरेक्टर है आपका, चाहे नल कैरेक्टर, उसको हटाओ और मॉडिफाई कर दो। जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में सी की जगह डी को मॉडिफाई किया, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको हटाएंगे देन क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। तो हमारी क्या स्ट्रिंग हो जाएगी, CODE एंड देन क्वेश्चन मार्क। और ये हमारे ऑप्शन ए में होगी। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ए में होती है जो हमें सडन क्लिक कर रहे होते हैं। बी में हो सकता है सिर्फ कोड हो, डी में हो सकता है, सी में आपके पास हो सकता है कि कोड के साथ कुछ भी नल गार्बेज वैल्यू हो, डी में यहाँ पे गार्बेज वैल्यू लिखा होगा, या फिर हो सकता है जैसे जो भी ऑप्शन होगा। तो आप बताइए तो क्या इसका आंसर ए करेक्ट है? थिंक अबाउट इट। आपको मैंने बताया जो नल कैरेक्टर है हमारा, वो क्या बताता है, हमारा कंपाइलर जब रीड कर रहा होता है ना तो वो उसको ये बताता है कि हमारी स्ट्रिंग यहाँ पर एंड हो रही है। तो जब यहाँ पे नल कैरेक्टर था तो हमारी स्ट्रिंग को पता था, हमारे कंपाइलर को पता था कि हमारी स्ट्रिंग इतनी है जो यहाँ पर एंड हुई। लेकिन अगर मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया, इसमें नल कैरेक्टर को हटाकर क्वेश्चन मार्क डाला, तो कंपाइलर क्या करेगा, वो आगे चला जाएगा, उसको नहीं पता चलेगा नल टर्मिनेटर कहाँ पे है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे टर्मिनेट करना है। तो वही चीज़ जब ऐसा हो रहा होता है, वो लूप में चल रहा होता है, तो क्या थ्रू करता है, वो गार्बेज वैल्यू थ्रू कर रहा होता है। तो इसमें जब गार्बेज वैल्यू का ऑप्शन आएगा ना, गार्बेज वैल्यू जरूरी नहीं यही लिखी हो, हर किसी के टर्मिनल पे अलग होती है, तो ऑप्शन आपको मिलेगा गार्बेज वैल्यू का। ओके एंड देन वो हम टिक करे होंगे, ना तो ये करेक्ट है ना ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप नल टर्मिनेटर को मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते, सपोज मैंने यहाँ पर लिया, यहाँ नल टर्मिनेटर डाला, ठीक है,
एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक नल टर्मिनेटर लिया, तो जब सी पे गया वो देन वो इधर गया तो उसको यहीं पे नल टर्मिनेटर मिल गया, तो वो आगे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि नल कैरेक्टर बोल रहा है यहीं रुक जाओ, मेरी स्ट्रिंग यहाँ है। तो अब मैं अगर इसको प्रिंट कराने की बात कर रही होंगी वन इंडेक्स पे मॉडिफाई करके, तो जस्ट आंसर क्या आएगा? सी। तो इसलिए नल कैरेक्टर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाइलर को समझाने के लिए कि आपकी स्ट्रिंग कहाँ खत्म हो रही है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्ट्रिंग पे भी है और इसका कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट भी है। जैसे लोग ना इसको देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या लिखा है, व्हाट इज str टू कैर एंड 0। ये कैर क्यों? ये कैर डिजिट्स हैं बट ये स्ट्रिंग है, 1 2 3 4 5 है, बट स्ट्रिंग क्यों? क्योंकि डबल कोट में, और ये किसमें? सिंगल कोट में। तो इस डिजिट को हम कैर में ले रहे होंगे, मतलब आस्काई वैल्यू लेंगे। मैंने आपको बताया आस्काई वैल्यू क्या होती है, हमारे इनकी वैल्यू अलग होती है, कैपिटल हो, स्मॉल हो, आपकी डिजिट हो, या फिर आपके कोई भी स्पेशल सिंबल हो, सबकी एक स्पेसिफिक क्या एक आस्काई वैल्यू ली गई है। तो यहाँ पर 0 से 9 की भी वैल्यू होती है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि एक्चुअली में उसने हमसे पूछा क्या है। ठीक है, तो 2 की आस्काई वैल्यू क्या होती है? वो होती है 50 एंड 0 की क्या होती है? 48। तो 50 माइनस 48 क्या हो जाएगा? str2। तो इनडायरेक्टली वो हमसे पूछ रहा है जो सेकेंड इंडेक्स नंबर पे, ये ब्रेसिस में क्या है? इंडेक्स नंबर है, तो सेकेंड इंडेक्स नंबर पे जो भी आपके पास वैल्यू है उसको गेट करना है, उसको एक्सेस करना है। तो हमारे पास स्ट्रिंग क्या है? 1 2 3 4 5। ओके, ये हमारे पास स्ट्रिंग है एंड देन हमारे पास एक नल कैरेक्टर हम एट द एंड लगा रहे होंगे। अब मैं इसकी इंडेक्सिंग करूँ 0 1 2 3 4 5। अब इसने क्या पूछा है? 2 पर, तो 2 इंडेक्स पर हमारे पास क्या वैल्यू है? 3। अब आपके ऑप्शन में हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या है, 2 माइनस 0 से कर दो आप डायरेक्ट। तो ऑप्शन में सिर्फ हमें ये सॉल्व करना आना चाहिए, देन हम समझ पाएंगे कि सेकंड का पूछ रहा है, वो भी इनडायरेक्टली घुमा करके आप पहले से सॉल्व कर पाओ एंड देन आप सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको गेट कर पाओ। तो इसका आंसर होगा 3। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लाइव क्लास में भी बताया था, अगर आपने लाइव क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ में मैंने स्ट्रिंग के कंसेप्ट क्लियर किए थे, उसके जो मेथड्स हैं, जो बिल्ट इन मेथड आते हैं वो क्या यूज़ कर रहे होते हैं वो किए थे। देन हम यहाँ पर अभी उसको प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे होंगे, तो आप वहाँ जाकर देखना। इसमें इन्होंने हमसे पूछी है -1। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर क्या है? स्ट्रिंग है हेलो। अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करती हूँ तो 0 1 2 3 4 एंड देन 5th पे नल कैरेक्टर। बट इसने बोला कि आप इसको एक्सेस तो करोगे, बट कौन से इंडेक्स पर? -1 पे। तो क्या इंडेक्सिंग -1 है हमारे पास? है नहीं है। अब ऑप्शन में कोई लोग पूछ सकते हैं कि -1 में, इसमें ऑप्शन कई सारे हो सकते हैं, ठीक है, -1 के लिए। लेकिन सिंपल सी बात है, हो सकता है वो 1 को माइनस लगा के आपको एक ऑप्शन -e दिया हो कि हाँ भाई इंडेक्सिंग में 1 पे ही है, देन माइनस लगे। आपको अलग अलग टाइप के ऑप्शन दिए होंगे जो सिमिलर लगे, बट यहाँ पे माइनस पूछा। आप खुद से सोचिए, जो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती उसकी वैल्यू आप कैसे गेट कर सकते हो? ये आउट ऑफ बाउंड जा रहा है। और सिंपल सी बात है, ऐसा है तो वो क्या करेगा? अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर देगा कि कुछ भी हो सकता है आपके टर्मिनल पर शो ही ना हो आउटपुट, अगर आपका मेमोरी स्टेट के अकॉर्डिंग है। हो सकता है आपको कोई गार्बेज वैल्यू हो रही हो, तो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो कर रहा होगा, क्योंकि इसने आउट ऑफ बाउंड जाकर पूछा। यहीं पर अगर वो -1 की जगह बोलता कि यहाँ पर 6 है, 7 की बताओ, हमारे पास इंडेक्स है 7, आप देखिए हमारे पास 7 ही नहीं है। तो अगर जब भी वो आउट ऑफ बाउंड जाता है ना, तो वो हमारी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर करता है। मेरे पास 6 और 7 नहीं है इसमें, तो इसका मतलब वो फिर हमसे अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर कर रहा होगा, तो इसके लिए भी गलत है। तो आपकी जितनी नंबर ऑफ लेंथ आपकी स्ट्रिंग है, जितनी इंडेक्सिंग है, उसी को आप मॉडिफाई कर सकते हो, उसी को आप एक्सेस कर सकते हो। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये हमने एरे ऑफ कैरेक्टर के थ्रू अपना स्ट्रिंग क्रिएट किया है, ठीक है। एरे ऑफ कैरेक्टर के थ्रू क्या होता है? मतलब हमने यहाँ कैरेक्टर्स लिखे हैं, देन हमने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। कैरेक्टर्स लिए मैनुअली हमने एक एक करके कैरेक्टर लिया है। तो अब क्या करेगा ना, इसमें बैकएंड में कैसे जाता है ना, ये ऐसा कि मैंने दिया, ठीक है, 0 1 2 3 4। अब मैं यहाँ पर अलग कलर से समझाती हूँ। ये आया CODE। अब ये एरे ऑफ कैरेक्टर में क्या होता है? आपने एक एक करके कैरेक्टर डाले हैं स्ट्रिंग के, तो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो समझ पाए कि कहाँ पर आपने अब नल टर्मिनेटर खुद ही डालना है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रिंग नहीं, वो एक एक कैरेक्टर डाल रहा है हमारा, ठीक है। तो उसको हमें मैन्युअली कहीं ना कहीं खुद से नल कैरेक्टर देना होगा। अभी इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? ए में आएगा डायरेक्ट कोड,
और सब लोग इसको डायरेक्ट टिक कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग दी, कोड डाला एंड देन उसी को प्रिंट करा दिया, और जो कि सबसे पहले गलत होगा। हमेशा मोस्टली गलत, ऐसा नहीं है कि ए गलत ही होता है, बट जब आपको ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ना, तो सबसे ऊपर एक जो क्वेश्चन दिख रहा होता है हमारे अकॉर्डिंग कि हाँ यही आंसर होना चाहिए, वो सबसे पहले दिख जाता है हमें, चाहे वो किसी भी ऑप्शन पे हो। बट यहाँ पर आप खुद देखिए, अगर नल कैरेक्टर नहीं है तो क्या होगा? गार्बेज वैल्यू हो रही होगी, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो रहा होगा, है ना। तो वो ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर आएगी गार्बेज वैल्यू। जो भी ऑप्शन होगा ना आपका गार्बेज वैल्यू, ऑप्शन बी सी डी जिस पर भी हो, तो वो आएगी। अगर हम चाहते हैं कि डायरेक्ट कोड प्रिंट हो, तो यहाँ पर ये जो हमने कोड दिया है ना, यहाँ पर हमें मैन्युअली एक नल टर्मिनेटर को भी ऐड करना होगा। देन वो हमारा यहाँ पे ऑटोमेट की जगह डायरेक्टली यहाँ से लेकर नल ले रहा होगा। अदरवाइज आप मॉडिफाई कर सकते हो। कौन से पे? फोर्थ पे। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि स्ट्रिंग कौन सी इंडेक्स 4, अगर आपने ये नहीं दिया है तो, एंड देन आप उसके अंदर मॉडिफाई करा लो नल टर्मिनेटर। अब आप अगर इसको प्रिंट कर रहे होंगे देन आपका ऑप्शन कोड ठीक होगा। बट अगर आपने नल टर्मिनेटर एरे ऑफ कैरेक्टर के थ्रू स्ट्रिंग क्रिएट की है और नल टर्मिनेटर को मैन्युअली नहीं डाला है, इसका मतलब आपकी गार्बेज वैल्यू आएगी। तो अगर इस टाइप से आप ब्रेसेस में यूज़ कर रहे हो, आपको दिख रहा है कि इस तरह किस टाइप से वो क्रिएट हुआ है। अगर स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू क्रिएट हुआ है, अगर ये ऐसे ना लिखकर डायरेक्ट ये लिखी होती, तो अब क्या करता है ना हमारा स्ट्रिंग ऑटोमेट समझ जाता कि मेरे पास जो है वो स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में लास्ट में नल कैरेक्टर होता ही है, तो वो लेंथ भी खुद ले लेता है। कितनी लेंथ लेगा? 0 1 2 3 विच इज़ 4 +1 नल टर्मिनेटर का, तो वो ऑटोमेट यहाँ 5 ले लेगा। ओके, बट ये ऐसे किया है क्रिएट, तो ये फोकस रखना अगर ऐसा आता है तो। अगर आपको फोकस यहाँ पे रखना है क्या नल कैरेक्टर दिया हुआ है, अगर नहीं दिया है तो गार्बेज वैल्यू होने वाली है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग दी है हेलो, ओके, एंड देन हमसे क्या बोला है कि साइज ऑफ बताओ। देखो यहाँ पे एलयू यूज़ किया है, ये डरने की बात नहीं है, इंट लॉन्ग के लिए होता है, क्योंकि लेंथ हमारी कितनी भी हो सकती है साइज़ की, तो आप इसमें परसेंट भी करते हैं, बट एलयू इज़ लाइक कि कितना भी नंबर ऑफ इसकी साइज़ आ सकता है, ठीक है। अब हमें इसकी साइज़ बतानी है, तो मैंने आपको बताया साइज़ क्या करता है ना, आपके नंबर ऑफ जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं स्ट्रिंग में वो लेता है, प्लस आपका नल कैरेक्टर भी काउंट करता है। तो यानी कि अब मेरे पास हो गया 0 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका टोटल काउंट कितना हुआ? 6। आप 6 लिख दोगे, जो ऑप्शन ए में दिखा होगा, ठीक है, जो कि रॉन्ग है। आपके ऑप्शन ए में सबसे पहले आपको दिख जाएगा कि 6 है, जो कि रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आपने ये तो सही बोला इसका साइज 6 है, लेकिन आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर इन्होंने डिफाइन किया है कैट स्ट्रिंग, एंड देन इन्होंने यहाँ पर बता दिया कि इसका साइज 10 होने वाला है। आपने भले ही 6 का लिया है, बट इसकी इंडेक्सिंग 6 के बाद हो रही होगी 6 7 8 9 10, भले ही वो एम्प्टी है, आपने उसको उतने कैरेक्टर उतनी स्ट्रिंग नहीं भेजी, कैरेक्टर स्ट्रिंग में इतने कैरेक्टर्स नहीं है, बट वो 10 लेंथ तक का जगह जो है प्लेस है वो मेमोरी में स्टोर कर रहा होगा। तो इसका जो आंसर आने वाला है ना साइज, वो 10 आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने ऑलरेडी डिफाइन किया। अगर ये एम्प्टी होता तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कितना ले रहा होता? 6 ले रहा होता ऑटोमेट। तो अभी इसका आंसर क्या होने वाला है? 10 करेक्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमने क्या यूज़ किया है? हमने अपना फंक्शन यूज़ किया है विच इज़ strcmp, यानी कि स्ट्रिंग कंपेयर। वो क्या करता है? हमारी दोनों स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग 1 होगी और स्ट्रिंग 2 होगी, उसको कंपेयर कर रहा होगा। बट इसके कुछ कंसेप्ट होते हैं। पहली स्ट्रिंग हमारी क्या है? कैट, एंड दूसरी स्ट्रिंग हमारी क्या है? बैट। ओके, तो अब स्ट्रिंग कंपेयर कैसे होती है? 1 by 1 करेक्टर कंपेयर हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन करेक्टर का मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे मेमोरी में करेक्टर नहीं जाते, वो क्या जाते हैं? उनकी आस्काई वैल्यू जाती है ना। और हमें पता है कि सी की आस्काई वैल्यू क्या है? ए की क्या है? 65, बी की क्या है? 66, एंड सी की क्या है? 67। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है? 67, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है? 66। तो इसमें मेन कंसेप्ट ये याद रखना है कि जो ये स्ट्रिंग कंपेयर है, अगर आपकी दोनों की वैल्यू जो है, अगर आपकी स्ट्रिंग 1 str1 इक्वल टू str2 है, तो वो आपको 0 दे रहा होगा। यहाँ पर देखना, आप नोटिस कीजिए, यहाँ क्या यूज़ किया है? %d। व्हाट इज़ द मीन ऑफ %d? कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ये आपको स्ट्रिंग कंपेयर करके स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करता, वो ये बताता है कि अगर ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं तो 0, उसका फर्स्ट करेक्टर हमने कंपेयर किया 0। अगर स्ट्रिंग 1 जो है वो बड़ी है स्ट्रिंग 2 से, तो क्या देगा वो? पॉजिटिव वैल्यू। और अगर हमारी स्ट्रिंग 1 जो है छोटी है स्ट्रिंग 2 से, तो वो क्या देगा? नेगेटिव वैल्यू। आपके ऑप्शन में सबसे पहले ए में 0
1 या फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, अदरवाइज डी में लिख दिया होगा गार्बेज वैल्यू। ओके, तो अब आपका कैसे होगा, पहले तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि एक फंक्शन क्या है। अगर आपको नहीं पता ये फंक्शन रिटर्न क्या करता है, वो 0 1 2 रिटर्न कर रहा होता है। और यहाँ %d का मतलब इंटीजर रिटर्न करना है, देन इंटीजर दिया होगा। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू कुछ भी, मोस्टली 1 -1 टाइप का आता है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या कंपेयर करना है, C इज़ लाइक फर्स्ट कैरेक्टर, B इज़ लाइक फर्स्ट कैरेक्टर, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2। तो अब मैं इसको कंपेयर कैसे करूँगी, अब मैं देखूँगी क्या 67 इज़ ग्रेटर देन 66, यस ट्रू। क्या 67 इज़ इक्वल टू 66, नो, तो मतलब 0 तो नहीं है। क्या 67 इज़ लेस देन 66, मतलब नेगेटिव, नहीं, तो इसका मतलब नेगेटिव भी नहीं है, तो क्या है वो बड़ा है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से आपको फंक्शंस की कमांड आने के लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने एक और क्वेश्चन लिया है जिसमें लिया है हमने strchr, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो का। तो हमने यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग क्या, ये क्या कर रहा होता है ना, ये हमारे इस कैरेक्टर को हमारी स्ट्रिंग में ढूंढता है। यहाँ पर हम स्ट्रिंग लिखते हैं और जो हमें कैरेक्टर ढूंढना होता है उसको ढूंढकर वहाँ से हमें एड्रेस, वो कैरेक्टर हम यहाँ पर देते हैं, ये टाइप है। अगर आपको फंक्शंस अभी नहीं समझ आए, मैंने लाइव में अच्छे से पढ़ाए, नहीं तो आप हमारी प्लेसमेंट ज्ञान जो एमसीए ज्ञान की ही ब्रांच है वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने डेप्थ में फंक्शन पढ़ाए और उसके क्वेश्चन भी इंप्लीमेंट किए। तो इसके लिए आपको कमांड आने की ज़रूरत है। हम क्योंकि फंक्शंस आपके आगे भी काम आने वाले हैं, डीएसए में काम आने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर ये फंक्शन यूज़ हुआ है। तो अब मैं पूछूंगी, तो अब मैं देखूंगी कि इन्होंने क्या बोला है, हमारा स्ट्रिंग दिया है प्लेसमेंट। ओके, और यहाँ पर स्ट्रिंग में कैर हमें क्या बोला है, ए, यानी कि ए 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इन्होंने पॉइंटर यूज़ किया है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर आपके एड्रेस को पॉइंट करता है, वो बताता है आपने चाहे इंडेक्स दिया है वो डायरेक्ट आपके एड्रेस पे जाता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर पे जाता है। तो अभी ए हमारा है तो मैं वो ढूंढेगा, कहाँ से ढूंढ रहा होगा, लेफ्ट टू राइट, स्टार्टिंग से ढूंढेगा। तो देखेगा ए कहाँ है, 0 पर ए नहीं है, 1 पे ए नहीं है, कहाँ पर है, 2 पर है, तो डायरेक्ट यहाँ पर पॉइंटर जाएगा। ठीक है, हमारा कौन से इंडेक्स पे, 2 पर। और अब क्या करेगा, वो यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। यहाँ पे मेरा स्लैश ऑपरेटर 9 पे हो रहा होगा, यहाँ से लेके वैल्यू जहाँ पर हमें ए मिला उसके आगे की पूरी प्रिंट कर रहा होगा। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, वैसे तो आपके आउटपुट में पूरा प्लेसमेंट लिखा होगा, आपको नहीं पता पॉइंटर में कौन कौन से ऑप्शन आए, बट इसका करेक्ट आंसर होगा ACEMENT। क्यों, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर सेकेंड इंडेक्स से ए मिला जिसने पॉइंट किया और देन आपने पूरे पॉइंटर को क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया, तो आपका ये आंसर आया। सपोज यहाँ इसकी जगह एक और लिखा होता, एक और मेथड है हमारा strrchr, सेम मेथड है, उसके बीच में आर होता है। वो क्या दिखाता है ना, ये जो है हमने फाइंड किया, ए को कहाँ से फाइंड किया, आगे से शुरू किया, यानी कि लेफ्ट टू राइट से किया। बट ये जो बताता है, ये बोलता है इसी सेम चीज़ है, हमारी स्ट्रिंग में कैरेक्टर को ढूंढना है, बट कहाँ से, लास्ट से हम अपना ढूंढ रहे होते हैं। अगर मैंने यहाँ पर ए की जगह क्या डाला, ई डाला, तो अब वो लास्ट के ई को ढूंढ रहा होगा। तो अब चेक करेंगे हम पीछे से कि हमारा ई क्या 8 पर है, नहीं है, 7 पे है, नहीं है, 6 पे हाँ है, तो अब वो 6 पर जाएगा और यहाँ से प्रिंट हमेशा लेफ्ट टू राइट ही करेगा, वो ढूंढेगा पीछे से। अगर ये आगे से हमारे यहाँ पे आर नहीं लगाते तो वो आगे से ई ढूंढता, जो यहाँ पर भी है, तो फिर इतना शो होता है। इसका आंसर क्या हो जाता है, अगर मैं अभी इसकी बात कर रही हूँ, ध्यान से देखना, तो इसका आंसर जो होता है EMENT। बट हमने क्या यूज़ किया, स्ट्रिंग आर कैर, जो क्या करता है, पीछे से कैरेक्टर ढूंढता है जो आपने पूछने की कोशिश की है। यहाँ पर हमने क्या पूछा है, स्ट्रिंग में ई पूछा है, तो हमारा ई जो है वो बैक से ढूंढ रहा होगा, जो कि 6 इंडेक्स में मिल गया, देन वो यहाँ से यहाँ तक प्रिंट करा देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ENT अकॉर्डिंग टू दिस, ये इसका आंसर है। ओके, ये वाला। और अगर हम इसी में ये नहीं यूज़ कर रहे होते, हम डायरेक्ट, ये आंसर किसका होता, CTRCHR, और स्ट्रिंग में मैं ढूंढ रही होती ई को, तो ये आर नहीं है यहाँ पे सेंटर में, नोटिस है ना, यहाँ पे आर है। तो अब वो फर्स्ट से शुरू करते हो, फर्स्ट पे हमारा ई कहाँ मिल रहा है, 4th पे, ये 4th पे मिल रहा है, और बैक से हमें कहाँ मिल रहा है, 6 पे मिल रहा है। तो इस हिसाब से हमारे आउटपुट आ रहे होते हैं। तो जब तक आपको फंक्शन की प्रॉपर वर्किंग क्लियर नहीं है तो आप आउटपुट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने वाले हैं और आपके मार्क्स जाने वाले हैं। तो इसीलिए इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो भी एक बार स्ट्रिंग पे और बनाऊंगी, और क्वेश्चन लेकर आऊँगी, ताकि आपकी और अंडरस्टैंडिंग बढ़े। मैं फिर से क्लियर, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो आप डेप्थ में जाके वीडियोज़ प्लेसमेंट ज्ञान पर देख सकते हैं, जहाँ पर हमने
अच्छे से क्लियर किया है उसको। और ये नोट्स, ये क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, जिनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो जहाँ तक ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप एग्जाम से पहले जब गो थ्रू करके जाएंगे तो आपको मेमोरी में से टाइम नहीं लगेगा पड़ेगा रिमाइंड करने के लिए, आप रिफ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ईजी नोट्स बनाए ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। टिल देन स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेस विल फॉलो यू।